हेलो स्टूडेंट्स। आप कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का तीसरा पाठ मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार पढ़ रहे हैं, जिसके दो पार्ट्स हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि प्रकाश का वर्ड विक्षेपण, प्रकाश का विकिरण, आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये सब कुछ जो विशेष टॉपिक हैं इस अध्याय के बचे हुए, वो टॉपिक इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे वर्ड विक्षेपण। तो वर्ड विक्षेपण पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या होता है। जैसा कि प्रिज्म देखा होगा, कांच का होता है, कांच का, और ये पारदर्शी होता है प्रिज्म। प्रिज्म को अगर बनाएं, जैसे कि तिकोना होता है, लेकिन ये 3D में होता है, नहीं त्रिविमीय होता है। ये तो 3D देखिए, तो 2D दिख रहा है। अब 3D दिखाना है, तो 3D दिखाने के लिए यहाँ से एक बार बिंदु और लेते हैं और फिर इसको फिर से बनाएंगे, दो बार दिखाएंगे। अब इसके बाद इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से और इसको यहाँ। इस प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें तो एक ये और एक ये दो त्रिभुज हैं इसमें, और एक ये आयत, एक ये आयत और एक ये, तीन आयत। अब हम प्रिज्म की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। प्रिज्म कांच का होता है, जो कि मतलब ये कह सकते हैं प्रिज्म का पारदर्शी कांच का प्रिज्म होता है, जिसमें दो सतहें त्रिभुजाकार और तीन सतहें आयताकार होती हैं। कुल 5 सतहें होती हैं। परिभाषा फिर से, प्रिज्म कांच का एक पारदर्शी माध्यम होता है, जिसमें 5 सतहें होती हैं, जिनमें से दो सतह त्रिभुजाकार और तीन सतह आयताकार। इसे प्रिज्म कहते हैं। तो ये प्रिज्म दिख गया। तुमने ऐसे बताया, बाकी जब हम बड़े विक्षेपण को समझेंगे तो इतना डिटेल बनाने की जरूरत नहीं, पर समझे नहीं कि प्रिज्म रियलिटी में होता कैसा है। क्योंकि प्रिज्म में अब क्या होता है, 3D होता है, त्रिविमीय, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई सब होनी चाहिए। जैसे कि ये जो मार्कर है ये त्रिविमीय है, इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई सब है, और द्विविमीय सब लंबाई चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, तो मोटाई का होना जरूरी है। इसलिए इस प्रकार का रियल का प्रिज्म होता है। अब इसके आधार पर हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण यानी रंग, रंगों का विक्षेपण मीन्स छितर जाना, तो या बट जाना, मतलब कि रंग कई भागों में बट जाता है, तो वो होता है वर्ण विक्षेपण। तो प्रिज्म को समझ गए होंगे। तो प्रिज्म का चित्र स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं, फिर हम शुरू करते हैं वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या है कि रंगों का विभाजित हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी ऐसी घटना जब रंग या प्रकाश का रंग कई रंगों में विभाजित हो जाता है, उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये पढ़ना विशेष रूप से हमें, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। उसके लिए क्या है कि एक प्रिज्म लेते हैं। अब सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है, यानी सूर्य का प्रकाश जो होता है श्वेत होता है, यानी व्हाइट, ये व्हाइट लाइट्स जो सूर्य की है, मान लीजिए यहाँ हम निशान बना दिए, सूरज है। अब इसका श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पे पड़ता है तो अपवर्तित होगा, क्योंकि प्रिज्म के अंदर जाएगा। फिर जानते हैं कि बाहर विरल माध्यम है, क्योंकि बाहर हवा है, और अंदर क्या है, कांच, कांच ठोस है। तो जो ये है, ये क्या है, इसको लिख देते हैं, ये सघन माध्यम है। बाहर ये विरल माध्यम है, इधर भी सब विरल माध्यम, ये हवा।
अब जब प्रकाश किरण अंदर जाए तो इसे जाना तो सीधा चाहिए, ऐसे सीधा कहाँ जाएगा, इस प्रकार से ऐसे जाना चाहिए, और ऐसे जाएगी क्योंकि अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होने के बाद प्रकाश किरणें हल्का झुक जाती हैं। अगर सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर भागती हैं, और विरल से सघन में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुकती हैं। तो यहाँ पे अभिलंब ऐसा बनेगा, ये होगा अभिलंब, ये अभिलंब, क्योंकि प्रकाश किरणें मतलब उसके बिल्कुल 90 का कोण बना चाहिए, 90 का कोण होगा। ये ऐसे 90 का कोण, ये अभिलंब है। अब प्रकाश की किरणें अगर यहाँ पे ये विरल माध्यम होता है तो उधर भागती, लेकिन सघन माध्यम से अभिलंब की ओर भागेगी, तो अभिलंब की ओर भागेगी, इसलिए प्रकाश किरण सीधा चली गई इधर को। ऐसा इसलिए हो क्योंकि अभिलंब की ओर आई। ये बात क्लियर हो गई कि प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में प्रवेश कर रही है तो वो विरल से सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए अभिलंब की ओर झुकी तो हो गई सीधा, यानी इसके समांतर हो गई। अब यहाँ पे गई, अब यहाँ पे जाने के बाद बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलेगी तो फिर से अपवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये अब सघन माध्यम, पहले क्या था विरल से सघन माध्यम में गई, अब सघन से फिर विरल में जा रही वापस, तो यहाँ से अब यहाँ वापस जाएगी, तो फिर इसको जाना चाहिए सीधा चाहिए, नियमता क्या है, इसको ऐसे जाना चाहिए इस तरह से, और ऐसे नहीं जाए क्योंकि ये क्या होगा फिर से। अब यहाँ पर भी हम एक बार पहले बनाते हैं अभिलंब, ये अभिलंब है। अब यहाँ पे विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम में क्या होगा, फैलती है प्रकाश की किरणें, और यहाँ पर क्या है कि वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है, तो प्रकाश की किरणें फैलेंगी तो, लेकिन 7 रंगों में बट जाती है। तो यहाँ पे एक बार विरल माध्यम दूर लिख देते हैं यहीं पे, और यहाँ पे बनाते हैं एक पर्दा। अब इस पर्दे पर प्रकाश की किरणें 7 रंगों में बट जाएंगी। अब यहाँ से किरणें निकलेंगी तो इनको कहेंगे निर्गत किरणें, ऐसे 7 रंग, 2 3 4 5 6 7, ये प्रकाश की किरणें 7 रंगों में बट गई, ये हो रहा है वर्ण विक्षेपण। और किरणें कौन, सबसे पहले वी, फिर आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, इनका फुल लिखें तो वी फॉर होता है क्या, वायलेट, जिसे कहते हैं जामुनी, बहुत से लोग बैंगनी समझते हैं पर बैंगनी नहीं जामुनी होगा। फिर आई, आई से इंडिगो, आसमानी, उसके बाद फिर क्या है बी, बी फॉर ब्लू, नीला, जी ग्रीन, हरा, वाई येलो, पीला, ओ ऑरेंज, नारंगी, आर रेड, लाल। तो जो प्रकाश की किरणें हैं क्या 7 रंगों में विभक्त हो गई, जामुनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इसको अंग्रेजी में शॉर्ट कर में पढ़ते हैं विबग्योर, जैसे लिखा है वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर। अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो जा, फिर क्या है आ, नी, हा, पी, ना, ला, यानी जानी हा, जानी हा, पी नाला। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये 7 रंग होते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी में पढ़ सकते हैं जानी हा, पी नाला, और इंग्लिश में विबग्योर। तो ये होता है स्पेक्ट्रम, प्रकाश की किरण जो होती है 7 रंगों में बढ़ जाती है, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये याद रखेंगे। अब हम किरणों की बात करते हैं। जब यहाँ से प्रकाश किरण जा रही थी वो क्या थी, आपतित किरण, आपतित किरण। लेकिन वही किरण जब अंदर गई तो इसका नाम पड़ जाएगा अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन हुआ तो अपवर्तित किरण।
और वही किरण जब बाहर निकलेंगे इनको बोलेंगे निर्गत किरणें, जो कि 7 रंगों में विभक्त हुई। यह निर्गत किरण जो निर्गत हो रही। अब इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे कि जब कोई सूर्य का श्वेत प्रकाश किरण, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, इसलिए वो अभिलंब की ओर अपवर्तित हो जाती है। और जब अपवर्तित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर अपवर्तित होती है तो उसका नाम निर्गत किरण पड़ जाता है और वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और आगे जाकर एक पर्दे पर 7 रंग दिखाई पड़ते हैं, जो क्रमशः जामुनी, आसमानी नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी व लाल रंगों में विभक्त हो जाता है। तो जो किरणों का फैलाव होता है वो इस जामुनी रंग में सबसे अधिक होता है, लाल में सबसे कम होता है। इसी घटना को श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सीधी सी बात, 3 पॉइंट। प्रकाश की जो सूर्य की किरण है वो आपतित किरण है, जब अपवर्तित होकर लेंस के अंदर गई तो अपवर्तित किरण, जब बाहर निकली तो निर्गत किरण। तो 2 बार अपवर्तन हो रहा है और जब बाहर निकलती है तो वो किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और इसको कहते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उसमें जो प्रिज्म है, प्रिज्म के ऊपर ये जो कोड है वर्णित, इस कोड को बोलते हैं ए, जो कि होता है प्रिज्म कोड। तो हम डेल्टा ए को बोलते हैं, कोड ए को कहेंगे प्रिज्म कोड। ये प्रिज्म कोड हो गया। एक बात और, ये किरण यहाँ पे अगर इधर से देखा जाता तो यहाँ से भी किरण को ऐसे मिलना चाहिए था, ऐसे। तो जहाँ पे किरणें मिलती यहाँ पे कोड बनता है, जगह कम है इसको बाहर में दिखा देते हैं। ये कोड बनता है डेल्टा एम, जिसे कहते हैं अल्पतम विचलन कोड, जो कि यहाँ पे बनना चाहिए था। तो डेल्टा में होता है अल्पतम या फिर न्यूनतम, अल्पतम या न्यूनतम यानी बहुत ही कम, विचलन कोड यानी विचलित होता है, विचलन कोड। तो ये बातें याद रखेंगे। इसमें 2 तरह कोड होते हैं, एक होता है प्रिज्म कोड, एक होता है अल्पतम विचलन कोड। क्योंकि इनके आधार पे एक सूत्र बना है न्यूनतम विचलन कोड का। जो सूत्र होता है वो होता क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा है अपवर्तनांक का n बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये सूत्र होता है। इसी आधार पे सूत्र बना है कि n इक्वल टू साइन आई, यानी जो आपतन कोड उसकी अब क्या हो रहा है a प्लस डेल्टा m बाई 2, यानी आपतन की जगह पे क्या हो रहा है प्रिज्म कोड प्लस न्यूनतम विचलन कोड बटा 2, दोनों का हाफ कर दिया तो बाई, तो थोड़ा इधर लिखते हैं बड़ा सा बनेगा। और जो अपवर्तन कोण है आर, इसकी जगह पे है साइन और आर की जगह पे a बाई 2, ये सूत्र बनेगा। आगे सवाल लगाते समय इसका यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपतन कोण की जगह पे प्रिज्म कोण प्लस न्यूनतम विचलन कोण बटा 2 और अपवर्तन कोण आर की जगह पे प्रिज्म कोण बटा 2, तो ये सूत्र बनता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो रहा है। तो पेपर में बहुत आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसको इस पर बता देंगे। प्रकाश की जो किरण आती है, सूर्य की प्रकाश किरण, वो आपतित किरण होती है, श्वेत रंग की यानी सफेद रंग की होती है। लेकिन जब प्रिज्म के अंदर अपवर्तित होकर जाती है तो हल्का मुड़ जाती है, फिर निर्गत होती है और निर्गत होकर वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उम्मीद करते हैं प्रकाश का ये वर्ण विक्षेपण समझ गए होंगे। और इसी के अंतर्गत होता है इंद्रधनुष। जो इंद्रधनुष देखा होगा, खासतौर पर जब बरसात बंद हो जाती है या फिर हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश हुआ करती है, तो उस टाइम कभी कभी आसमान में इंद्रधनुष दिखता है, यानी 7 रंगों का ऐसा दिखता है। कभी कभी 7 रंग पूरे स्पष्ट हम नहीं देख पाते, पर होते हैं ऐसे 7 रंग का इंद्रधनुष दिखता है। तो जो इंद्रधनुष का बनना है वो इसी के अंतर्गत आता है, इंद्रधनुष का बनना। हम इसको बताते हैं कैसे होता है इंद्रधनुष का बनना। देखिए इंद्रधनुष बनने के लिए क्या होता है, ये आप समझा दे रहे हैं, इतनी जगह में हो जाएगा। जैसे सूर्य का प्रकाश है,
अब सूर्य का प्रकाश जब जाता है, जैसे मान लीजिए पानी की बूंद है, अब जो सूर्य का प्रकाश इसके अंदर गया तो जाने के बाद अपवर्तित होगा, तो हल्का सा तिरछा होगा। दो किरणों को लेकर चला है, क्योंकि सबसे ज्यादा फैलाव होता है, विक्षेपण होता है बैंगनी जामुनी का, और सबसे कम होता है लाल का। तो हम जामुनी और लाल इन दो को लेकर चलते हैं अंदर गई प्रकाश किरण। अंदर जाने के बाद यहाँ पे काम होता है, इसको कहते हैं आंतरिक परावर्तन। अब आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये समझ लीजिए। आंतरिक परावर्तन एक ऐसी घटना है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका कुछ भाग पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है और बचा हुआ शेष भाग अपवर्तित हो जाता है। तो इस घटना को आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का कुछ भाग तो परावर्तित हो जाता है तथा शेष भाग अपवर्तित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का यानी आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी इसमें परावर्तन अपवर्तन दोनों होता है तो कहते हैं आंतरिक परावर्तन। अंदर ही अंदर परावर्तन हो जाता है। जैसे परावर्तन का रियल रूल क्या होता है, प्रकाश किरण आती है लौट जाती है। ऐसे यहाँ इसमें क्या हुआ, प्रकाश किरण गई तो ये गए अंदर ही परावर्तित हो गए, ये भी अंदर ही परावर्तित हो जाएगी और परावर्तित होने के बाद ये बाहर निकलेंगी किरणें, तो बाहर होकर अपवर्तित होंगी तो फिर तिरछी हो जाएंगी। तिरछी होने के बाद मानो इंसान की आंखें जो कि देख रही है, तो किरणें आकाश जो आंख पर गई तो आंख पर जाने के बाद ये 7 रंगों में दिखाई पड़ेंगी। ये भी ऐसे ही 7 रंगों में दिखेंगे, 7 रंग। तो इसी को बोलते हैं इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष क्या होता है कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक उदाहरण है, जिसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण यानी जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है वो किसी पानी की बूंद में जाती है। तो पानी की बूंद, पानी क्या होता है, पानी वायु से भारी है, तो पानी जो है वो सघन माध्यम, वायु विरल माध्यम है। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है, तो अंदर जाती है तो प्रकाश किरण के अंदर है पहले जाएगी, पहले अपवर्तित हुई क्योंकि तिरछा में रही, अपवर्तित हुई। अपवर्तित होने के बाद अब इसी के अंदर ये दोनों किरणें देखो परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित होने के बाद बाहर जब निर्गत होंगी तो फिर से अपवर्तित होंगी, यानी पहले अपवर्तन, परावर्तन, फिर अपवर्तन। जैसे यहाँ हुआ था अपवर्तन और फिर अपवर्तन, लेकिन यहाँ पे क्या रहा कि पहले तिरछी हुई अपवर्तित हुई, अब इसके अंदर परावर्तित हुई, परावर्तित होने के बाद फिर अपवर्तित हुई। अपवर्तित होने के बाद ये जब हमारी आंखों पे पड़ती है तो जो प्रकाश है वो हमें 7 रंगों में दिखता है, इसी कहते हैं इंद्रधनुष। तो जो इंद्रधनुष है ये इसी का उदाहरण है। इसी के अंतर्गत हमने आंतरिक परावर्तन बता दिया। आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की विरल से सघन माध्यम में जाती है तो कुछ भाग उसका परावर्तित होगा और कुछ अपवर्तित होगा, इसे आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी कि सघन माध्यम के अंदर ही अंदर परावर्तन हो जाता है। तो ये बात समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम बचे हुए टॉपिक क्लियर कराएंगे। तो आंतरिक परावर्तन हो गया है। अब हमें पढ़ना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और वायुमंडलीय अपवर्तन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के लिए। तो वायुमंडलीय अपवर्तन पहले देख लेते हैं, वायुमंडल में अपवर्तन कैसे होता है। तो है तो अपवर्तन ही, बस वायुमंडल में होता है। वहां पर मतलब ये होता है कि जैसे ऊपर का वायुमंडल देखें तो ऊपर का जो वायुमंडल है वो साफ है, यानी वहां पे धूल कण कम है। लेकिन हमारे जो पृथ्वी के नीचे का वायुमंडल है उसमें धूल कण अशुद्धियां बहुत ज्यादा है, इसलिए जैसे मानिए ऊपर का वायुमंडल, ये वायुमंडल, ये हम अपनी पृथ्वी के पास का वायुमंडल लेते हैं। तो इन दो वायुमंडलों में अंतर है। अंतर ये है इसके कण थोड़ा सा दूर दूर, इसके कण बहुत ही घने घने, यानी इनकी तुलना अगर करें तो ऊपर का जो वायुमंडल है विरल माध्यम है और नीचे का वायुमंडल सघन माध्यम। ये बात क्या है, दोनों गैसों का मंडल, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, धूल के कण हैं, इन सब के कारण
यहाँ का माध्यम हो जाता है सघन और वहाँ का विरल। तो जब प्रकाश की किरण आ रही है तो विरल माध्यम क्रॉस करेगी और क्रॉस करने के बाद जब सघन माध्यम में जाएगी तो इसमें अपवर्तित हो जाएगी। अपवर्तित होने के बाद तिरछा हो जाएगी और तिरछा होकर हमारी आंखों पर पड़ती है या हमारे ऊपर पड़ती है। तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। हम ये बताएंगे प्रकाश की ऐसी घटना जब प्रकाश की किरण ऊपर के विरल वायुमंडल से पृथ्वी के सघन वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वो अपवर्तन के कारण अपने मार्ग से भटक जाती है। इस घटना को प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। यानी ऊपर जब प्रकाश की किरण ऊपर के विरल वायुमंडल से नीचे के सघन वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अपवर्तित हो जाती है और इसी को कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ये हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो उम्मीद करते हैं टॉपिक समझ गए होंगे कि ऊपर का जो वायुमंडल है वो साफ है, इसलिए वो विरल माध्यम है, इसके कण दूर दूर है, लेकिन नीचे का माध्यम में बहुत सारी गंदगी भरी है, इसलिए सघन माध्यम है। तो ये विरल और सघन हो गया है दोनों गैसों का माध्यम, लेकिन ये सघन हो गया। तो जब विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है, जहाँ विरल से सघन में जाए, जहाँ सघन से विरल में जाए, प्रकाश की किरण जाएगी, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होगा तो विरल से सघन में आती है, इसलिए अभिलंब की ओर झुकेगी, सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब के दूर झुकेगी। तो इसे मान लीजिए आना चाहिए, मतलब तो पीछा बना है, मतलब प्रकाश की ऐसे है, अब इसको ऐसे आना चाहिए तो ऐसे झुक गई। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि तारों का टिमटिमाना। रात में तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। रियल में तारे टिमटिमाते नहीं, वो इसलिए दिखता है ऐसा क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और फिर तारों का वास्तविकता से अधिक दूर दिखना। तारे जितने दूर है उससे भी ज्यादा दूर हमें दिखाई पड़ते हैं, इसका भी रीजन वायुमंडलीय अपवर्तन है। फिर अग्रिम सूर्योदय व विलंब सूर्यास्त। तो साइंस की अवधारणा के अनुसार जब सूरज निकलता है तो सूरज निकलने से 1 मिनट 58 सेकेंड पहले ही हमें सूरज दिख जाता है, और जब सूरज अस्त होता है तो सूरज अस्त होने के 1 मिनट 58 सेकेंड बाद हमें सूरज अस्त होता हुआ दिखता है। ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन का, यानी कि सूरज जितने समय निकलता है हमको निकलने से 1 मिनट 58 सेकेंड पहले ही दिख जाता है, लगभग 2 मिनट पहले दिख जाता है। और जब सूरज डूबता है तो डूबने के लगभग 2 मिनट बाद हमें डूबता हुआ दिखता है, और ऐसा होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये उदाहरण है, परीक्षा में आएंगे तो पूछेंगे किस कारण से होता है, तो ये जो तीनों उदाहरण बताए ये तीनों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद फिर जितने थ्योरी के ऑप्शन खत्म कर देंगे, फिर रहेगा न्यूमेरिकल्स। तो प्रकाश का प्रकीर्णन देखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मीन्स छितर जाना है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसमें जब प्रकाश की किरणें आती तो प्रकाश की किरण वाली यहाँ वायुमंडल में छोटे छोटे कण हैं, तो जब प्रकाश किरणें आती हैं तो किरणों को जो वायुमंडल है के कण हैं ये अवशोषित कर लेते हैं। वो अवशोषित करने के बाद इनको अलग अलग छितरा देते हैं, दूर दूर तक फैला देते हैं। इसी घटना कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी ऐसी घटना जब प्रकाश की किरण को वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषण के पश्चात उन्हें अलग अलग दिशाओं में छितरा देते हैं, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश को पहले अवशोषित किया जाएगा, फिर अलग अलग छितरा दिया जाएगा, यही है प्रकाश का प्रकीर्णन। उम्मीद करते हैं समझ गया होगा प्रकीर्णन क्या होता है। किरण आती है, अवशोषित होती है, फिर छितर जाती है, इधर उधर हो जाती है। उदाहरण इसके जो परीक्षा में आते हैं, सबसे उदाहरण आता है स्वच्छ आकाश का रंग नीला।
सच आकाश का रंग नीला दिखना। रियलिटी में जो आकाश होता है वो काले रंग का होता है, पर हमें नीला दिखता है। कारण क्या है? प्रकाश का विकिरण। जब प्रकाश आता है तो कण क्या करते हैं? इसको अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद छितरा देते हैं। तो सबसे जो अधिक छितराव होता है वो होता है जामुनी का। जामुनी के बाद आसमानी नीला का होता है। तो इसीलिए सेकंड नंबर पे आसमानी नीला आता है। तो लगभग जामुनी से रिलेट होता है, तो हमें आसमान नीला दिखाई पड़ता है। जैसे समुद्र का पानी नीला दिखाई पड़ता है, बट रियल में ऐसा होता नहीं। तो सब क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश छितर कर जिस रंग का ज्यादा फैलाव है वही रंग हमें दिखा देता है। और उदाहरण की बात करें तो सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लाल सूर्य दिखना। लाल सूर्य दिखना। देखिए, जब सूरज दिखता है, निकलता है, तो निकलते समय सामने की जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो सीधी रेखा से क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो जब सूरज निकलता हुआ दिखता है तो हमें इसे किसी पहाड़ के बीच से दिखता है, या फिर सामने कुछ नहीं तो ऐसे ही बहुत दूर जाने पर हमें ऐसा लगता है जमीन खत्म हो रही है, मतलब आसमान खत्म हो रहा है। बट रियलिटी में खत्म तो होता नहीं है। और जहां पर हमें खत्म होता हुआ दिखता है वो क्षैतिज रेखा होती है, वहां से सूरज हमें निकलता हुआ दिखता है। तो वहां से सूरज जब दिखता है तो लाल दिखता है। जब डूबता हुआ दिखता है तब भी हमको दिखता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अब नहीं देख पा रहे हैं, तो वहां सूरज डूब रहा है, तो वहां पे लाल दिखता है। उसका कार्य ये होता है, जब क्षैतिज रेखा में सूरज होता है तो उस समय प्रकाश की किरणों का फैलाव कम होता है। और सबसे कम फैलाव होता है लाल रंग का, क्योंकि बैंगनी की सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का फैलाव सबसे कम होता है। इसी कारण से प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य के उदय के समय और सूर्य के अस्त के समय सूरज का लाल रंग हमको दिखाई पड़ता है। तो ये बात भी क्लियर हो गया होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल इसलिए दिखता है क्योंकि उस समय प्रकाश का फैलाव सबसे कम होता है। जब सबसे अधिक होता है तो जामुनी या नीला दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब सबसे कम होता है तो लाल दिखता है। एक और उदाहरण, बादलों का सफेद या भूरा दिखना। भूरा क्या, लगभग सफेद और हल्का काला मिक्स समझ सकते हैं, इस तरह के बादल दिखते हैं। तो बादल भी ऐसे नहीं होते, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसे दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं बहुकल्पी में। तो पूछेंगे किस कारण होता है, ऑप्शन दे देंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, वर्ग विक्षेपण, और ऑप्शन दे देंगे अपवर्तन, परावर्तन। अब जो भी होगा सही पे गोला करना होगा। तो ये कुछ टॉपिक थे, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ग विक्षेपण, और इसके अलावा हमने क्या टॉपिक की बात की इस वीडियो में, आंतरिक परावर्तन, और एक टॉपिक और पढ़ाया है जिसका नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इस प्रकार से चारों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। जो भी पूछना है कमेंट पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्योरी के पोर्शन यहीं पे खत्म होते हैं। अब अगले वीडियो से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।